हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के टॉप 12 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम में आने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रिवीजन करते चलेंगे लोग क्योंकि एग्जाम में ये छपने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, सक्रियण ऊर्जा किसे कहता है। सक्रियण ऊर्जा किसे कहता है, इसका आंसर है सामान्य अणु के सक्रिय जटिल में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सक्रियण ऊर्जा को, सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के शुरू करने के लिए आवश्यक होती है। सक्रियण ऊर्जा एक शब्द में बोलेंगे प्रेरक ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का मतलब होता है प्रेरक ऊर्जा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा लोग, वहाँ से आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, इसका आंसर है जब ठोस पृष्ठ पर अधिशोषित अणु अणु वंडरवाल बलों जैसे कमजोर बलों द्वारा चिपके चिपके रहते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। फिर से देखेंगे, जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषण अणु वंडरवाल बलों जैसे कमजोर बलों द्वारा चिपके रहते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण को समझने का प्रयास करेंगे। भौतिक अधिशोषण एक प्रक्रिया है जिसमें एक गैस या तरल एक ठोस पदार्थ की सतह पर जमा होता है। यह यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया वंडरवाल बलों द्वारा होती है जो अणुओं के बीच की आकर्षण शामिल होती है। भौतिक अधिशोषण का मतलब होता है जमाव। भौतिक अधिशोषण का मतलब होता है जमाव। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप कि आप लोग का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, तो फटाफट रिवीजन करते चलेंगे लोग क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं, इसका आंसर है जब ठोस पृष्ठ पर अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषण अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। रासायनिक अधिशोषण एक प्रक्रिया है जिसमें एक गैस या तरल एक ठोस पदार्थ की सतह पर रासायनिक बंधन बनाकर जमा होता है। रासायनिक अधिशोषण का मतलब होता है अभिक्रिया। रासायनिक अधिशोषण का मतलब होता है अभिक्रिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट रिवीजन करते चलेंगे लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें। चलिए अंतर देखते हैं हम। अंतर इसका अच्छे से देखेंगे। पहला अंतर है इसमें कमजोर बल लगे होते हैं जबकि इसमें मजबूत बंधन बल लगे होते हैं। यह उत्कर्षणीय होता है जबकि यह अनुत्कर्षणीय होता है। यह यह उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। तीसरा है यह बहुआण्विकता स्तर बनाता है जबकि यह एक आणविकता स्तर बनाता है। चलिए 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि का वेग
बढ़ जाता है, जबकि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि का वेग कम होता है। इसमें दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि का वेग बढ़ जाता है, जबकि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि का वेग कम होता है। क्वेश्चन बोल रहा है था भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर है कि भौतिक अधिशोषण में वंडरवाल बलों के कारण अणु जमा होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंधन बनते हैं। वही भौतिक अधिशोषण का मतलब होता है जमा और रासायनिक अधिशोषण का मतलब होता है अभिक्रिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम और फटाफट रिवीजन करते चलेंगे लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। लायोफेविक सॉल और लायोफिलिक सॉल में अंतर लिखें। लायोफेविक सॉल और लायोफिलिक सॉल में अंतर लिखें। लायोफेविक सॉल, पहला अंतर है लायोफेविक सॉल में इसका स्कंदर अनुत्क्रमणीय होता है, जबकि इसका स्कंदर उत्क्रमणीय होता है। दूसरा है यह अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, जबकि यह अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा भी देखा जा सकता है, आसानी से नहीं देखा जा सकता है। 3 नंबर है इसकी संयंता पार्य के बराबर होता है। इसमें देखेंगे 3 नंबर, जबकि इसकी संयंता माध्यम के परिक्षेपण माध्यम के बहुत अधिक होता है। चलिए 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर देखेंगे यह टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, जबकि ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। ये अस्थायी होता है, जबकि ये स्वयं अस्थायी होते हैं। चलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मतलब कि लायोफिलिक सॉल इसका मतलब होता है अस्थिर, लायोफिलिक सॉल इसका मतलब होता है स्थिर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस साल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। इसका आंसर है जब किसी प्रकाश पुंज के कोलाइडी विलयन से होकर गुजरते हैं तो कोलाइडी विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। जब किसी प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन के होकर गुजरते हैं तो कोलाइडी विलयन का कण प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं, तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। टिंडल प्रभाव एक घटना है जिसमें कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रसार के कारण धूल के कणों के चारों ओर एक रंगीन छल्ला दिखाई देता है। इसका टिंडल प्रभाव का मतलब होता है प्रकाश विक्षेपण। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रकाश विक्षेपण। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट रिवीजन करते चलेंगे लोग एकदम जोश के साथ में। चलिए ब्राउनी गति किसे कहते हैं। ब्राउनी गति किसे कहते हैं। इसका आंसर है कोलाइडी विलयन के कण लगातार टेढ़े मेढ़े पत्थर पर गति करते हैं, इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। कोलाइडी विलयन के कण लगातार टेढ़े मेढ़े पत्थर पर गति करते रहते हैं, इसे गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति को समझने का प्रयास करेंगे।
ब्राउनी गति, पूरे जोश के साथ, ब्राउनी गति कोलाइडी कण अर्धदृक्ष गति को कहते हैं, जो बिलियन में तापीय ऊर्जा के कारण होती है। तापीय ऊर्जा के कारण होती है। ब्राउनी गति को एक शब्द में बोलेंगे अव्यवस्थित गति। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और पढ़ाने में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? इसका आंसर है, एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु है जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक कार्य करते हैं। उत्प्रेरक कार्य करते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु है जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के कार्य करते हैं। एंजाइम को समझने का प्रयास करेंगे। एंजाइम प्रोटीन आधारित जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जीवों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। एंजाइम का मतलब होता है उत्प्रेरक। एंजाइम का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक एक पदार्थ है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है 9 नंबर, उपसामक से आप क्या समझते हैं? उपसामक से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसामक से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, वैसे रसायन जो रोगी के उत्तेजना, मानसिक तनाव तथा चिंता को कम करे उपशामक कहते हैं। उपशामक का दिमागी उपचार में व्यवहार होता है, जैसे सेकोनोल, इकनालिक, वेलियम इत्यादि। एक बार फिर से देखेंगे, वैसे रसायन जो रोगी को उत्तेजना, मानसिक तनाव तथा चिंता को कम करे उपशामक कहलाते हैं। उपशामक का दिमागी उपचार में व्यवहार होता है, जैसे सेकोनल, इक्वालिंग, वेलियम इत्यादि। उपशामक को समझने का प्रयास करेंगे। उपशामक एक ऐसा पदार्थ है जो दर्द, तनाव और अन्य असुविधाओं को कम करने में मदद करता है, लेकिन रोग के मूल कारण को नहीं संबोधित करता है। संबोधित का मतलब होता है समाधान। उपशामक का मतलब होता है प्रशामक। उपशामक का मतलब होता है प्रशामक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम? दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, वेकेलाइट पर संक्षिप्त नोट लिखे। वेकेलाइट पर संक्षिप्त नोट लिखे। इसका आंसर है, वेकेलाइट नामक वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम बनाया था फेनॉल को क्षार या अम्लीय की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर वेकेलाइट बनता है। यह विद्युत एवं ऊष्मा प्रतिरोधी है। इसकी उपयोग विद्युत उपकरण तथा खाना पकाने के बर्तनों में हैंडल, विद्युत प्लेट, बिजली के पलंग, स्विच इत्यादि बनाने में होता है। एक बार फिर से देख लेंगे पूरा अच्छा से। वेकेलैंड नामक वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम बनाया था। फेनॉल को क्षार या अम्ल की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर वेकेलाइट बनता है। यह विद्युत एवं ऊष्मा प्रतिरोध है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण तथा खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल, विद्युत प्लेट, बिजली के पलंग, स्विच इत्यादि बनाने में होता है। वेकेलाइट को समझने का प्रयास करेंगे। वेकेलाइट एक प्रकार का सिंथेटिक प्लास्टिक है जो फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से संयोग से बनता है। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम,
और फार्मेल्डिहाइड का मतलब होता है फार्मेल। विकेलाइट का मतलब होता है प्लास्टिक। विकेलाइट का मतलब होता है प्लास्टिक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, और फटाफट तेजी के साथ रिवीजन करते चलेंगे लोग एकदम जोश के साथ में। चलिए, फार्मिक अम्ल एल्डिहाइड तथा अम्ल दोनों जैसे आचरण करता है, व्याख्या करें। फार्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों एक जैसे, यहाँ पर एक छोटा है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एक जैसा आचरण करता है, व्याख्या करें। इसका आंसर है फार्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों एक जैसा आचरण करता है क्योंकि फार्मिक अम्ल में CHO समूह तथा COO का समूह दोनों होता है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। फार्मिक अम्ल एल्डिहाइड को, फार्मिक अम्ल एल्डिहाइड दोनों ही कार्बोनाइल समूह CO के साथ जुड़े हुए हैं जो उन्हें अम्लीय और एल्डिहाइड जैसे आचरण करने की क्षमता प्रदान करता है। इसको हम समझने का प्रयास, इसका मतलब होता है फॉर्मेल्डिहाइड और फार्मिका, इसका मतलब होता है फॉर्मेल। यह एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है जो फार्मिक अम्ल और एल्डिहाइड दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दूसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंट की किन्हीं दो उपयोगों को लिखें। DNA किन्हीं फिंगरप्रिंट के दो उपयोग के लिखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ देता है। चलिए इसका उपयोग पूछ रहा है। इसका पहला उपयोग है, इसका उपयोग न्यायिक प्रयोगशाला में अपराधियों को पहचानने में किया जाता है। दूसरा है किसी व्यक्ति में प्रेरित्व का निर्धारित करने में किया जाता है। इसको हम समझेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छा से। इसको समझाने की कोशिश करेंगे। DNA फिंगरप्रिंट को समझेंगे। DNA फिंगरप्रिंट के दो उपयोग हैं, अपराधियों के जांच में मदद करना और व्यक्ति को पहचान की पुष्टि करना। DNA का मतलब होता है उंगली छाप का अर्थ वांशिक चिन्ह। DNA फिंगरप्रिंट के उपयोग अपराधियों की पहचान करना और अपराध के मामलों में हल्ला करना, साथ ही साथ व्यक्तिगत पहचान की पुष्टि करना और वसूली की जानकारी प्राप्त करना। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लो, लाइक कीजिए लो, शेयर कीजिए लो। थैंक यू।